लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, वो लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे, अच्छी तरीके से इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। ध्यान दीजिएगा सब, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, ठीक है ना, पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक, तो जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी 2022 सेट नंबर 3 एसी, यानी कि 801 एसी की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए है जो कॉपी है, कॉपी देखिए सेम टू सेम आपको ऐसे ही मिलने वाली है। कॉपी आपको सेम टू सेम ऐसे ही मिलने वाली है, कॉपी में आपको कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं किया जाएगा। इसमें जो आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पहले उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, फिर आगे आपको हम बढ़ते हैं, अच्छी तरीके से बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको 6 नंबर तक आपको भरना है। पहले देखिए अनुक्रमांक आपको अंकों में लिखना होगा, फिर अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिखना होगा, उसका विषय आपको लिख देना है हिंदी 2022 सेट नंबर 3। उसके बाद प्रश्न पत्र आपको केवल डालना है और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको डालना है 801 एसी, ठीक है ना, ये आपको डाल देना है। और परीक्षा का दिन डाल देना है, परीक्षा की तिथि एवं पाली डाल देना है, केंद्र का नाम डाल देना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं प्रश्नों की, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही था। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ठीक है ना। कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन थे, सरस्वती पत्रिका के क्या थे, संपादक थे, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है, त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है, जैनेन्द्र कुमार, कौन सा है, जैनेन्द्र कुमार नाम है इनका, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो कौन सी रचना के लेखक का नाम लिखना है, गुनाहों का देवता किसकी है, धर्मवीर भारती का, किसका है, धर्मवीर भारती का है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, किसी एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। किसके, किसी एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए, तो कौन से हैं, महादेवी वर्मा, कौन है, महादेवी वर्मा, ठीक है ना। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, किसी एक एकांकी लेखक का नाम आपको लिखना है, तो कौन है, विष्णु प्रभाकर, कौन है, विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, 2 के क की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। निर्गुण शक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। किसके, निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम आपको लिखना है, तो कबीर मलिक मोहम्मद जायसी, कौन है, कबीर मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए प्रश्न है, प्रगतिवादी के किन्हीं 2 कवियों के नाम आपको लिख, देखिए आपकी बोर्ड कॉपी में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो आपको अच्छी तरीके से समझना है। जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अच्छी तरीके से ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रगतिवादी के किन्हीं 2 कवियों का नाम आपको लिखना है, कौन कौन से हमारे पास हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित रचनाओं, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न आपके लिए आता है गद्यांश आदि, देखिए अब जो प्रश्न आपके मिलेंगे ना, 20 प्रश्न आपको इकट्ठे ही मिलेंगे, जो कि आपको OMR सीट पर करना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे इसमें आपको गद्यांश दिया है, कुसंग का ज्वर उठती जाएगी, मतलब ये आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है गद्यांश, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं। इसका संदर्भ देखिए, संदर्भ इसका क्या हो जाएगा, संदर्भ
आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। किससे? मित्रता नामक निबंध से कहाँ है, अवतरित है। ठीक है ना। चलिए आगे, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी एनके की स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में ध्यान दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जैसे आप किसी गंदी मतलब जो बच्चा बहुत गंदी हरकतें करता है, जैसे सिगरेट पीता है, गांजा फूंकता है और गुटखा खाते हैं, तो ये सब लोग जब आप साथ इन सब लोगों के साथ आप जब रहेंगे ना तो आप भी उनकी तरह बन जाएंगे। तो इसीलिए ये सब क्या है, बुरी आदतें हैं। जो बच्चे चोरी करते हैं उनके साथ रहेंगे तो आप भी चोरी करने लगेंगे। तो देखिए संगत का असर बहुत पड़ता है। जिस जिस तरीके से आप संगत बनाएंगे आपके आचरण में वही सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह जर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, कभी कभी ध्यान दीजिएगा प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि को नष्ट कर देती है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे ये आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न में जैसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कुसंग का मनुष्य, जो मनुष्य कुसंग में रहता है, ठीक है ना, कुसंग क्या मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसका? बुद्धि का भी क्या कर देता है? क्षय कर देता है। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको पद्यांश से दिया जाएगा। पद्य का कुछ अंश आपको इसमें दिया जाएगा जिसका आपको संदर्भ लिखना होगा, इसकी व्याख्या करनी होगी और इसका प्रसंग भी आपको लिखने के लिए देता है और काव्यगत सौंदर्य भी लिखने के लिए देता है। तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। चरण कमल और तीही पाई ये आपको है। ठीक है ना। संदर्भ की बात करेंगे। संदर्भ में ध्यान दीजिएगा क्या है, यह पद्य सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। आप इस तरीके से भी लिख सकते, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर नामक जो रचना है उसके पद से लिया गया है। ठीक है ना। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर आपको बताना है कि जो आपका पद दिया हुआ है ये किसने लिखा है और इसके साथ साथ ये किस पार्ट का है, इसके शीर्षक का नाम क्या है, बस इतनी चीज़ें आपको लिखनी होती है। ठीक है ना। प्रसंग की बात करेंगे। प्रसंग में देखिए, प्रसंग से क्या होता है ना कि जो भी आपका पद्यांश दिया हुआ है उसका पूरा सार आपको पता चल जाता है कि आखिरकार हमें इसमें करना क्या है, वो चीज़ आपको पता चल जाती है। ठीक है ना। तो इस पद्य में भक्ति कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन, उनकी चरणों की वंदना की है। क्या की है? उनकी चरणों की वंदना की है। इसमें क्या करते हैं सूरदास जी, क्या किए हैं, जो श्री कृष्ण भगवान है ना उनकी चरणों की इन्होंने क्या किया है? वंदना किया है। ठीक है ना। व्याख्या की बात करेंगे तो व्याख्या में देखिए, भक्ति शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जोन पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनेकों प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है और किसी दरिद्र पर भी श्री कृष्ण की चरणों की कृपा हो जो पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। कहने का मतलब, जो दरिद्र व्यक्ति है अगर श्री कृष्ण की छत्र छाया उस पर पड़ेगी तो वो भी क्या करेगा? राजा के समान अपनी पवित्रता को बनाए रख लेगा। ठीक है ना। इस तरीके से बात कर रहा। और क्या कर रहे हैं सूरदास जी? कहते हैं ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ।
ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न आपके लिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके लिए सॉल्यूशन है और ऐसा नहीं है कि इसमें हमने कोई प्रश्न छोड़ा हुआ है, सारे प्रश्नों को यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। निम्नलिखित लेखकों में से किन्हीं एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसमें 3 आपको दिया रहेगा, किन्हीं एक का आपको करना रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इनको पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, ऐसे आपको लिखना है। और हमने आपको जीवन परिचय लिखने की ट्रिक भी बताई हुई थी, आप जाएंगे वीडियो में देखेंगे तो आपको मिलेगा। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के प्रतिष्ठित कृषि परिवारों में से एक था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए, ठीक है ना, और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है ना। और ये प्रतिभा संपन्न एवं मेधावी छात्र थे और ये परीक्षा में सदैव प्रयास प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। कुछ समय तक मुजफ्फर कॉलेज में अध्यापन के पश्चात उसके बाद पटना और कोलकाता हाई कोर्ट ने वकील भी रहे, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद इनका झुकाव जो था प्रारंभ से ही कहाँ पर था, राष्ट्र सेवा की ओर रहा था। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पद को विश्व के सम्मुख रखा। उसके बाद 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान निर्माण करने वाले सभा के सभापति चुने गए। राजनैतिक जीवन अतिरिक्त अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय भी की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको इनको गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इस पद को ये 1952 से 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो राजेंद्र बाबू प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। पहली इनकी कृति है चंपारण में महात्मा गांधी बापू के कदमों में, ठीक है। दूसरा है उसके बाद मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला, अब देखिए आपको जो हमारे थे लेखक थे, अब हमारे पास आएंगे कवि, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास जी हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया। तुलसी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभयुक्त मूल नक्षत्र में संपन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरद वरदहा वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि के निष्णात कर दिया। तुलसी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या,
ठीक है ना। कौन? विदुषी कन्या, ध्यान दीजिएगा, विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए वे अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर उनकी पत्नी ने भर्त्सना की। उन्होंने कहा, अस्ति चर्म भय देह मत्स्य तामे ऐसी प्रीति, और तैसी जो श्री राम मह होति न तो भयभीत। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी वैराग्य हो गए। अनेक तीर्थ का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरण का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद काशी में 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संवरण हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्य शरीर। ठीक है ना। रचनाओं की बात करेंगे तो रचनाओं में ध्यान दीजिएगा, इनकी रचनाएं तुलसी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। ठीक है ना। उसके बाद आता है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। इसमें दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है? सर्वे भवन्तु दुख दुख भागम भवेत। ठीक है ना। तो यहां पर आपको दिया है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य के भारतीय संस्कृत, यहाँ पे श्लोक नहीं होना चाहिए, प्रस्तुत गद्यांश होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आप लोग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है, इतना आपको लिखना है। ठीक, चलिए प्रसंग की बात करेंगे। प्रस्तुत श्लोक यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे आपको गद्यांश होगा। ठीक है ना। में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। किस पर? भारतीयों की मूल भावना पर क्या डाला गया है? इसमें प्रकाश डाला गया है। ठीक है ना। और इसका चलिए अनुवाद करते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो चलिए इसका अनुवाद भी करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या अनुवाद की बात करेंगे तो अनुवाद में ध्यान दीजिएगा कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो, सबके कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। ठीक है ना, ये आपको बनाना है। और उसके बाद क की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए। ठीक है ना, श्लोक आपको लिखना है। तो जो आपको श्लोक इसमें न दिया हो वो श्लोक आपको यहाँ पर लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीर, वीर भावो ही वीरता। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या है, पुरराजः कः आसीत्। तो पुरराजः एक भारवीरः आसीत्। ठीक है ना। और वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या आता है हमारे पास, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। तो करुण रस की परिभाषा देंगे यहाँ पर। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण तौर पर देखेंगे, मणि खोवे भुजंग सी, जननी फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए विलाप कर रही है। ठीक है, विलाप कर रही है। जैसे मणि खोए भुजंग सी, जननी फनसा पटक रही थी। जैसे किसी सांप की मणि अगर खो जाए तो वो अपना फन पटकती है बहुत तेज से। ठीक है ना। उसी तरीके से अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, वही कह रहा है कि आपने मणि को तो मेरे छीन लिया, लेकिन आज मुझे आपने अंधा बना करके आपने मुझे ऐसा क्यों छोड़ा, ये विलाप कर रही है। ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। उसके बाद
उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण आपको लिखना है। तो उपमा अलंकार क्या होता है, ध्यान ध्यान दीजिएगा। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है ना। उदाहरण तौर पर देखेंगे, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। दोहा या छंद अथवा रोला की छंद का लक्षण एवं उदाहरण आपको देना है। यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 विषम और 13 विराम से 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे जैसे देखिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी और निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है ना। चलिए, अब इसमें देखिए, जहां आपको बड़ी ई, बड़ा आ, ये सारी चीजें, जहां आपको बड़ी चीजें दिखे ना, वो आपके लिए क्या होगा, गुरु का काम करेगा। जहां छोटा होगा, जैसे अ, छोटी ई, तो यहाँ पे आपको लघु दिखेगा। जैसे इसमें देखिए, दोनों में बड़ी मात्राएं हैं तो ये आपको लघु है, गुरु है। ठीक है ना, मतलब 2 आपको गिना जाएगा इस तरीके से। जैसे 2 2 4, 4 2 6 2 8, 2 10, 1 11 मात्राएं इसमें है। और इसमें 1 2 1 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11। ठीक है ना, 11 2, ध्यान दीजिएगा, 13, 13 2 15। इसमें मात्राएं कितनी कितनी थी, ध्यान दीजिएगा। इसमें 11 और 13 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, 11 और 13 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। 4, देखिए यहाँ पर 4, और यहाँ पर अगर देखेंगे 2 1 3 1 4, और यहाँ पर 4 4 8, 8 4 12 1 13। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें। ठीक, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 उपसर्गों में से उपसर्गों के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक, जैसे सह से सहयोग बनेगा, सु से सुलभ बनेगा, अधि से अधिकार बनेगा। निम्नलिखित में से 2 प्रत्याहारों के उपयोग से एक एक शब्द आपको बनाना है। जैसे बचपन से बचपन हो जाएगा, हट से आहट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए। जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी का हो जाएगा 3 वेणियों का समूह, यानी द्विगु समास आपका हो जाएगा। दिन रात, दिन और रात, ये द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम लिखिए। जैसे आज का अद्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आज का अद्य हो जाएगा, गांव का ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तत्सम शुद्ध रूप आपको लिखना है, आज का अद्य। निम्न में से 2 के 2 2 पर्यायवाची लिखिए। जैसे बंदर का पर्यायवाची वानर और कपि, बिजली का चपला और दामनी। ठीक है ना, उसके बाद निम्नलिखित का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। इत्यादि का इति धन आद, यानी यण संधि आपका होगा। स्वागतम का सुधन आगतम, ये आपका स्वागतम का हो जाएगा। यण संधि इसमें भी आपकी हो जाएगी। नदी अथवा मति का पंचमी विभक्ति था एक वचन का रूप लिखिए। नदी का क्या हो जाएगा, नद्याः। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक के धातु लकार वचन तथा पुरुष का उल्लेख कीजिए। जैसे पठिष्यति, पठ धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध, आतंकवाद पर आपको निबंध लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व, ठीक, नीच स्वार्थों की पूर्ति की का प्रयास करने लगता है। देखिए, अगर आपसे आतंकवाद पर कोई पूछता है कि आतंकवाद पर आप निबंध लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। निबंध का मतलब ये होता है कि उस पर आपको एक अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, उस पर एक आपको लेख लिखना है। कहने का मतलब, जैसे आतंकवाद आपको दे दिया, ठीक, आतंकवाद दे दिया, तो आप अपने आसपास देखेंगे तो आतंकी कैसे होते हैं। किसी को बिना वजह परेशान करना, किसी के सामान को लूट लेना, किसी को गोली मार देना, किसी को क्या करना, बहुत परेशान करना, उसका घर तोड़ देना, ये सारी क्या है, आतंकवाद में आती हैं। ठीक है ना। तो ये सारे कुकृत्य जो होते हैं आतंकवाद में आते हैं, जो बिना मतलब के किसी को मारते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा,
इस कार्य के लिए वह हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार हैं। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते। ये सब समाज के एक ऐसे अंग हैं जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीति का, ध्यान दीजिएगा, राजनीति का समर्थन करना होता है। ये शासन का विरोध करने में बिल्कुल नहीं हिचकते तथा जनता को अपनी बात मनवाने के लिए विवश करते रहते हैं। आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आतंक आतंक प्लसवाद से बने शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक, सिद्धांत, पीड़ा, डर, आशंका। और यह अंग्रेजी शब्द के टेररिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इसी प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोध वर्ग समुदाय का संप्रदाय को प्रभावित करने और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। आतंकवाद का विश्वव्यापी समस्या की बात करेंगे। लगभग विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा, हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में आतंकवाद को इस प्रवृत्ति से विकराल रूप से लिया गया है। कुछ आतंकवादी गुटों ने तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लिए हैं। जैसे स्मिथ अपनी बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसको देखते हुए यह कहा जाता है जा सकता है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में और तेजी से आएगी। किसी देश द्वारा अन्य देशों में आतंकवादी गुटों के समर्थन देने की घटना बढ़ेगी और राजनीति की हत्याएं, विमान अपहरण की घटनाएं बढ़ेंगी और रासायनिक हथियारों का प्रयोग तेजी से होगा। जापान में रेड आर्मी, भारत में स्वतंत्र कश्मीर चाहने वाले माओवादियों, नक्सलवादियों आदि के हिंसात्मक संघर्ष जैसे क्रियाकलाप आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। भारत के आतंकवाद की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों के अनेक आतंकवादी संगठन द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों का मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों के ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अनेक प्रकार के उग्र आतंकवादी हिंसा फैली हुई, किंतु अब यह असम में बोडो आतंकवाद को छोड़कर बाकी से सभी शांत हैं। और बंगाल के नक्सलवादी में से नक्सलवादी आतंक पनपा था, वह बंगाल के बाहर भी खूब फैला। बिहार तक तथा आंध्र प्रदेश में भी उनकी भयंकर आग से झुलस रहे हैं। कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी राष्ट्रीय पर्वों 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि के भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व को घोषणा करते हैं। स्वतंत्रोत्तर आतंकवादी गतिविधियों में सबसे भयंकर रहा पंजाब का आतंकवाद। 20वीं शताब्दी की 9वीं शताब्दी में पंजाब में जो हुआ उससे पूरा देश विक्षुब्ध और हतप्रद हो उठा। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी को भी इसी प्रकार आतंकवादी का षड्यंत्र शिकार होना पड़ा। उपसंहार की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। देश की 125 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का एक अंग मान लिया। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। आतंकवाद पर संपूर्णता अंकुश लगाने के इच्छुक सरकार को अपने उस प्रशासनिक तंत्र को बदलने पर विचार करना चाहिए जो इस कानूनों पर अमल करता है, तभी इस समस्या का अस्थायी समाधान निकल पाएगा। ये आपका मॉडल पेपर है 2022 का 801 एसी, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा और मैंने आपको इसका पूरा सोल्यूशन बताया हुआ है, इसको जरूर पूरा प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चा लोग, जय हिंद, जय भारत।